फाइनली हम लोग ग्यू मोनेस्ट्री पहुंच गए। यहाँ दर्शन करेंगे और फिर यहाँ पे एक मम्मी है, उसके बारे में सिस्टर को कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बताएगी। तो हम लोग यहाँ मम्मी के पास पहुँच चुके हैं। ये जो मॉनेस्ट्री है ये इन मंक पे बनी है। ही वाज अ रिमोचे और अभी भी इनके जो हेयर और नेल्स है इट इज स्टिल ग्रोइंग। होल बॉडी इज प्रिजर्व्ड इन नेचुरल मैनर। यहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं रखे हैं। इट इज इन दिस मेडिटेशन पोजीशन और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट भी नहीं दिया है। यू कैन कम क्लोजर एंड शो इट। इससे पहले कि मैं मम्मी का क्लोज़अप दिखाऊं आपको, मैं अभी धर्मशाला में बैठा हूं और जब मैं वापस आया था तो मैं बहुत क्यूरियस था और थोड़ा जानने के लिए कि ये मम्मी किसका है, कब मिला था, ये सारी चीज़ें। तो मैं वीडियो को रोक के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ आपसे। ये मम्मी है सांग्या तेंजिन का और ये कम से कम 500 साल पुराना मम्मी है। 1975 के अराउंड स्पीति में एक अर्थक्वेक आया था, तो उन दौरान जिस टूम में ये मेडिटेटिव स्टेट में थे वो टूम टूट गया था, तो उसके बाद ये मिले हैं और 2004 में प्रॉपर इसको एक्सकवेट किया गया है। वैसे मेरी लाइफ में मम्मी का जिक्र सबसे पहले इस मूवी से हुआ है, लेकिन ग्यू में मैंने पहली बार रियल मम्मी देखी। मम्मी की जब बात करते हैं तो वैसे मम्मी अगर आपने भी सुना होगा तो आपको ज़्यादातर इजिप्शियन कल्चर की याद आती है मम्मी से, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जितना कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखी, कुछ ब्लॉग्स पढ़े लोगों के, इजिप्शियंस क्या करते थे कि इजिप्शियंस ममीफाई करते थे किसी के मरने के बाद। उस प्रोसेस को ये लोग एम्बालमेंट प्रोसेस बोलते थे, जिसमें शरीर के ऑर्गन्स को निकाल देते थे, फिर उसके फैट्स और मॉइस्चर को रिमूव करते थे। तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड था इजिप्ट वालों का, लेकिन वो सारा प्रोसेस होता था किसी के मरने के बाद। लेकिन जहाँ तक ये ग्यू में जो मम्मी है और ऐसे ही मम्मी जो जापान में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो ये मरने के बाद नहीं ममीफाई हुए हैं, ये जीते जी सेल्फ ममीफिकेशन प्रोसेस है। ये जो नेचुरल सेल्फ ममीफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसको लगभग 10 साल लग जाते हैं। एक मंक अपने लाइफ का 10 साल एक रिगरस मेडिटेशन को फॉलो करता है, उसके बाद ही ये अचीव हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं इसका हिस्ट्री बता दूँ। कुकाई करके एक मंक थे जो जापान के थे, उन्होंने शोगुन सेक्ट करके बुद्धिज़्म में एक नया सेक्ट शुरू किया था, जिसके अंदर की ये सेल्फ ममीफिकेशन को बढ़ावा देते थे, क्योंकि उनका मानना था बॉडी को मरने के बाद भी प्रिजर्व करने से वो एक अल्टीमेट एनलाइटमेंट उनको मिल सकता है। तो मोस्टली अभी भी जापान में आपको बहुत सारे ममीज़ मिल जाएंगे जो शोगुन सेक्ट के अंदर सेल्फ ममीफिकेशन प्रोसेस को जिन्होंने फॉलो करके ममीफाइड हुए हैं। इस प्रोसेस को जापान में सोकुशिन बुत्सु बोलते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बोलते हैं सोकुशिन बुत्सु। उसी तरह से क्योंकि ये 10 साल का प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है कि इनिशियल 1000 दिन, जो फर्स्ट 1000 डेज होते हैं, उसमें बहुत रिगरस एक्सरसाइज चलता है और जो मंक है वो नॉर्मल खाना नहीं खाते, तो जंगल में पाए जाने वाले जो भी ड्राई नट्स होते हैं उनको खाते हैं। तो शुरू के 1000 दिन ये चलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 1000 डेज़ है उसमें ये लोग वो नट्स खाना भी छोड़ देते हैं और जो पाइन नीडल्स होते हैं उनको खा के जीना स्टार्ट कर देते हैं। पाइन नीडल्स भी खाते हैं और साथ साथ जैसे पाइन के जो स्टेम होते हैं उसमें से कुछ हिस्सा होता है उसको भी खाते हैं ये लोग। उससे होता क्या है कि ये लोग अपने बॉडी का फैट ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये लोग पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं, पेड़ खा के जीवन जीते हैं। तो इसको ट्री ईटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं और जापानीज़ में इसको मोकोची बोलते हैं। जब ये 1000 दिन फिर ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ रेमेडीज़ ये लोग यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिक साइंस ये बोलता है कि जब आप की डेथ हो जाती है तो जो आपके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो आपको अंदर से सड़ाना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेटली फ़ैट तो पूरा ख़त्म कर देते हैं ये लोग, लेकिन वो बैक्टीरियाज तो फिर भी मरने के बाद बॉडी को सड़ाएंगे। तो उसके लिए भी कुछ रेमेडीज़ ये लोग फॉलो करते हैं, जिसमें कि एक पेड़ है उरुशी करके। वो मुझे पता नहीं कि स्पीति में मिलता है कि नहीं, लेकिन जापान के कल्चर में ये था कि उरुशी सैप कर चाय पीते थे लोग। वो थोड़ा पॉइजनस होता है, उसकी वजह से इनके वो जो बैक्टीरियाज है वो मरना शुरू होते हैं। साथ ही साथ ये लोग क्या करते थे मंक्स, टूम में जाने से पहले क्योंकि पहले इनिशियल 1000 डेज में तो ये लोग रिगरस
एक्सरसाइज भी करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जो फाइनल डेज होते हैं उनमें ये लोग सिर्फ मेडिटेटिव स्टेट पे रहते हैं, ये एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। उस टूम में जाने से पहले ये लोग ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं उनके पानी को पीते थे। तो इसमें एक आर्सेनिक सब्सटेंस होता है जो कि बैक्टीरियाज को मारने में इनकी हेल्प करता था। लेकिन इसमें ये भी बताया जाए कि स्पीति या ग्यू के आसपास मुझे कोई हॉट स्प्रिंग नहीं दिखा, तो मुझे नहीं पता कि संग्या तेंजिन ने हॉट स्प्रिंग का पानी पिया था या नहीं पिया था। लेकिन जो जापानीज़ कल्चर में था तो वो इस तरह से बताया गया था, क्योंकि संग्या तेंजिन इकलौते मंक है जो सेल्फ ममीफाइड हुए हैं इंडिया में, तो उनके ऊपर शायद इतना रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन जापान में काफ़ी रिसर्च हुआ है इस पर। एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखें। आपको ये भी बता दें कि जापान ने अब इस प्रैक्टिस को इलीगल बोल दिया है। अब कोई भी इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकता जापान में, वो इलीगल है। लेकिन इंडिया में अगर कोई ये प्रैक्टिस करना चाहता है तो क्या वो लीगल है, क्या वो लीगल नहीं है। अगर कोई लीगल बैकग्राउंड से है और ये वीडियो देख रहा है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जापानीज़ ने ये बोल दिया है कि भाई ये एक तरह का सुसाइड है और सुसाइड उनके वहाँ पे लीगल नहीं है। वैसे सुसाइड करना इंडिया में भी लीगल नहीं है, लेकिन क्या इस प्रैक्टिस को सुसाइड की कैटेगरी में रखा गया है कि नहीं, ये हमें अभी नहीं पता। तो उसके लिए अगर किसी को मालूम है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं हमें। कभी भी आप किन्नौर से होते हुए स्पीति टूर जा रहे हो तो ज़रूर ग्यू जाएं, क्योंकि ये एकलौता सेल्फ ममीफाइड ममी है इंडिया में। जापानीज़ कल्चर में तो ये भी माना जाता है कि ये सिर्फ अपने बॉडी को ही प्रिजर्व नहीं करते, ये अपने सोल को भी प्रिजर्व करते हैं। अगर आपको समय मिले तो ज़रूर आप ग्यू जाएं और देखें। बैक टू शालू। Like intact, all intact. You can see here also, and the eyelashes is still there. Nails are there. The whole body is intact. And he's sitting in very unique manner, no? But कहते हैं कि ये इसी उसमें मतलब इसी पोजीशन में ये मेडिटेशन कर रहे थे और ये इसी पोजीशन में है तब से। जब इनको यहाँ पे मिलनी भी थी, जब पूरा स्ट्रक्चर मिला था तो ये ऐसे ही था और तब से इसको प्रिजर्व कर रखा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैंने कहीं पे वीडियो में देखा था कि विंटर्स में यहाँ पे जैसे हम ब्रीदिंग का जो वेपर होता है वो इस शीशे पे दिखता है। अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट समवेयर आई हैव सीन इट समवेयर। थैंक यू शालू। हमने मोनेस्ट्री भी देख लिया और मोनेस्ट्री के साथ ही मम्मी का जहाँ मम्मी मिले थे तो वहीं पे ही है। मुझे लगा था यहाँ से दूर होगा, तो यहीं पे बिल्कुल साथ में ही है। कुछ इन्फॉर्मेशन शालू को पता था तो उसने शेयर किया हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा आके, बहुत पीसफुल जगह है और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स ये मम्मी प्रिजर्व है यहाँ पे, प्रिजर्व है काफ़ी लंबे समय से। और बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई एक्सक्लूडेड एरिया है, सबको पता है यहाँ पे। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट आर कमिंग हियर बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स स्पीति। तो यही है आज का हमारा, यहीं आने का प्लान था, क्योंकि सिस्टर और जो फ्रेंड्स आए हैं साथ में ये लोग यहाँ दर्शन करना चाहते थे। इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर की तरफ, घूमते हुए थोड़ा एंजॉय करते हुए जाएंगे, क्योंकि आते हुए हमने आपको पूरा अपना सफ़र दिखाया है, तो जाते हुए हम वो नहीं दिखाएंगे। रिटर्न सफ़र दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। और लाइक शेयर एंड कमेंट, अगर कुछ लगता है आपको कि हम और अच्छा कर सकते थे तो ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।